हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर की और लगातार इसकी सीरीज़ में वीडियोस आते जा रहे हैं। सबसे पहले साइंस का आया, उसके बाद फिर ईवीएस का सबसे पहला था और मैथ्स का आज अपलोड हुआ है। और अब ऐसे ही सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी और आपका एक एक सब्जेक्ट होता रहेगा। ठीक है, हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस पेपर्स करा रहे हैं और क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक हमने 19 का ईवीएस का पेपर कर लिया है। अब हम 18 का ईवीएस का पेपर 1 to 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका ईवीएस जो है ये आपके असिस्टेंट टीचर की ये जो जॉब वैकेंसी निकली है इसमें जो जीके पोर्शन है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखिए, ये करंट से आपका क्वेश्चन लिया गया कि इस टाइम पे नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन के लिए कौन सी चेयरपर्सन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिरिराज व्यास, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा। तो ये सीधा सीधा रेखा शर्मा है आपकी चेयरपर्सन वुमेन की, और बाकी मालिनी और यास्मीन अबरार ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होता है, रेखा शर्मा। फिर से एक बार, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा। अगर हम बात करें कि ऐसे और कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह है, एनके सिंह, याद रखिएगा, सिंह। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जॉइंट क्वेश्चन 2, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया है समन्ड। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि बुलाई गई है, जॉइंट सिटिंग को बुलाया गया है। ठीक है, और तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समन्ड का मतलब ये हो गया कि वो बुलाई गई है, इन दोनों जॉइंट सिटिंग करवाई जा रही है। तो उसके लिए ये कौन करवाता है, ये प्रेसिडेंट करवाता है। ठीक है, समन, जब भी समन की बात करेंगे, जॉइंट सिटिंग की बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा की, और समन वर्ड आएगा तो हमेशा इसको कौन कराएगा, प्रेसिडेंट कराएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाता है, टर्म आ जाता है प्रिसाइडेड, ठीक है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ स्टेट इज प्रिसाइडेड बाय। ठीक है, अगर प्रिसाइडेड आ जाता है तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये सेकंड। तो जब समन की बात की जाए तो प्रेसिडेंट, लेकिन जब प्रिसाइडेड की बात की जाए तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रिसाइडेड का मतलब ये होता है कि ये जॉइंट सिटिंग चला रहा है, जो चलाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात आती है कि अगर इन केस लोकसभा का स्पीकर को कुछ प्रॉब्लम है और वो अवेलेबल नहीं है तो कौन इसको पूरा गवर्न करेगा, कौन इसको चलाएगा। तो यहाँ पर अगर ये नहीं है तो उनकी जगह पे डिप्यूटी स्पीकर काम करते हैं। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर काम करते हैं, और अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन काम करते हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन हमारा बेकारी है। और यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए चेयरमैन होता है, लेकिन क्योंकि चेयरमैन कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन काम करेगा। तो इससे आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर से एक बार, अगर समन की बात की है तो वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, अगर प्रिसाइडेड की बात की है तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर करेगा लोकसभा का, और अगर वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर करेगा। ठीक है, चेयरमैन कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा, फिर वहाँ पे कौन करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके लिए कि आपके ऐसी तरह के पॉलिटी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है अगली बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, समन जब है तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो 2019 यूपी टेट का पेपर सॉल्व किया था ईवीएस का, उसमें भी पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल उसमें की थी। ठीक है, आपको काफ़ी डिटेल देखनी हो तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि किस पार्ट के अंदर आता है, तो ये पार्ट 9th के अंदर आता है। ठीक है, पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज होते हैं, राज जो है वो पूरा सिस्टम हमारा आता है। तो इसको याद रखिएगा कि 9th। ठीक है, नेक्स्ट अपने
इसका आंसर 9th हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वहाँ पे ये भी बताया था कि अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, अमेंडमेंट हुए थे 1992 में। पंचायती राज जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि 1992 में अमेंडमेंट हुए थे, 73rd एंड 74th, ठीक है, 2 अमेंडमेंट हुए थे। जिसमें 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आपका पंचायती राज में अमेंड किया गया था, और 74 अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था, यही आपका क्वेश्चन है। तो 74 जो अमेंडमेंट किया गया था वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए किया था, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होती है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और रूरल या अर्बन, तो ये अर्बन की होगी, ठीक है। रूरल का मतलब तो गांव हो जाता है, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होती है, हमारे सिटीज़ में होती है, शहरों में होती है, तो अर्बन यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। बाकी तो ये रॉन्ग ही है, पावर्स और प्रेसिडेंट, पावर्स और पार्लियामेंट, ये रॉन्ग है। तो 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे 73rd आ जाता है तो आ जाएगा पंचायती राज। 1992 में ये चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पर राइट हो रहा है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सॉल्युबल इन रेन वाटर कॉज एसिडिक, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन सी गैस जो है वो रेन वाटर में सॉल्युबल है और वो एसिडिक नेचर शो करेगी। तो देखिए आपकी अगर यूपी टेट के आंसर की के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन सच ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी रेन वाटर में सॉल्युबल है और कुछ एसिडिक नेचर शो करता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी शो करता है एसिडिक नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड भी शो करता है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ये नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड भी शो करता है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में। लेकिन आपके आंसर की में आंसर दिया गया है 4, इसलिए हम यही मानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर 4, ठीक है। क्वेश्चन 6 लेते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ टर्म दिया, ध्यान से देखिएगा। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सी चीज़ें, उसको बेहतरीन बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें हमने ली हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिया गया, यूएसए से लिया गया है कि इंग्लैंड से लिया गया है कि स्विट्ज़रलैंड से लिया गया है कि आयरलैंड से लिया गया है। तो बता देना ये इम्पॉर्टेंट है कि जो यूएसए है उससे हमारी कुछ चीज़ें ली गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू, याद रखिएगा। फिर एक और चीज़ है, क्या ली गई, फंडामेंटल राइट, FR, ठीक है। यूएसए से हमारी 2 चीज़ें, इसके अलावा भी कई चीज़ें ली गई हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछी जाती हैं, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट, 2 चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। अब बात आती है कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो इंग्लैंड से रूल ऑफ लॉ लिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हुआ, इंग्लैंड हुआ, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की कोई बात नहीं की गई है। अब बचता है हमारा थर्ड आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP, ठीक है। DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें इसलिए आप लोग को यहाँ एक्सप्लेन की जाती हैं कि इस बार का क्वेश्चन ये था, तो हो सकता हो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हो वो इससे रिलेटेड ही हो लेकिन कुछ और हो, तो इसलिए जो ऑप्शन हो उनको अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए और इसी तरह से पेपर हमें अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP लिया गया, इंग्लैंड से रूल ऑफ लॉ, और यूएसए से क्या लिया गया, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 6 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर राइट क्या होता है, इंग्लैंड होगा, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कैरीज आउट नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है, कौन नोटिस देगा, हमें नोटिफाई करेगा लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर। तो आंसर हमारा है सामने ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, होम मिनिस्ट्री, लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें क्या क्या बता रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, देखिए जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है, उनका करंट की बात करें तो वो है सुनील अरोरा, ठीक है। सुनील अरोरा इस टाइम पे करंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिएगा, ठीक है। इनके अलावा 2 और हैं कमिश्नर, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर कहलाएंगे। एक हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। तो मेन हमारे चीफ कौन हुए,
चीफ हमारे हुए सुनील अरोड़ा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर और कौन से हैं, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, याद रखिएगा सुशील चंद्रा। ये हमारा करंट का हो गया, ठीक है। करंट भी बताते चलेंगे तो आप लोगों को आसानी पड़ेंगे। प्रेसिडेंट तो सभी को पता है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर हमारे कौन है इस टाइम पे, वो भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, होम मिनिस्टर आप लोग कमेंट करिएगा कौन है, पता होगा वैसे आप लोगों को, अमित शाह जी हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट की। तो पहले तो देखिए स्नेहलता श्रीवास्तव थी 2020 30 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद वो चली गई और उनकी जगह पे उत्पल कुमार अभी करंट होल्डर अगर देखे जाएं तो उत्पल कुमार हैं। पहले कौन थी, स्नेहलता श्रीवास्तव, क्योंकि 30 नवंबर 2020 से वो हट गई वहाँ से और उनकी जगह पे काम करने लगे उत्पल कुमार, जो कि अभी करंट फिलहाल में होल्डर हैं, ठीक है। तो ये हमें इससे 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोगों को 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार चाहिए तो फिर रिपीट कर देते हैं। जो क्वेश्चन था, हु कैरीज आउट नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, कौन नोटिस देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ कौन है, तो वो हमारे कौन है, SA, ऐसे याद रखिए SA हमारे चीफ हैं। ऐसे कौन है, तो ऐसे हमारे कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमिश्नर 2 और कौन है, तो वो है राजीव कुमार और दूसरे हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। प्रेसिडेंट हमें पता है रामनाथ कोविंद जी हैं और होम मिनिस्टर हमारे कौन है, अमित, ठीक है, आपको पता ही होगा कौन है। और फिर बात आती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट, तो इनके लिए थोड़ा सा ये है कि फिलहाल पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थी और बाद में कौन है, उत्पल कुमार, 30 नवंबर 2020 के बाद से वो हैं और अभी फिलहाल ये करंट होल्डर हैं, ठीक है, उत्पल कुमार। तो अपने नेक्स्ट, इसका आंसर तो आपका 1 राइट होता है और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, इसमें पूछा गया है द फर्स्ट आर, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन है, EVS है उसमें पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन किए गए हैं। EVS में साइंस, पॉलिटी सभी कुछ है। द फर्स्ट आर ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा इज नोन एज, इसमें से आंसर कौन सा होगा, पब्लिक आर, प्रिविलेजेस आर, जीरो आर या क्वेश्चन आर, ठीक है। तो फर्स्ट आर की एक तो उन्होंने बात की है, तो हमारा आंसर होगा राइट 4, यानी कि क्वेश्चन आर। तो देखिए 2 आर्स होते हैं, एक हमारा होता है क्वेश्चन आर, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है, अगर सेकंड यहाँ पे पूछते तो हम कहते हैं जीरो आर है, ठीक है। तो फर्स्ट आर हमारा क्वेश्चन आर होता है और सेकंड हमारा जीरो आर होता है। अब जो क्वेश्चन आर होता है उसमें 2 तरह के पार्ट्स हो जाते हैं, कैसे, स्टेयर्ड क्वेश्चन किए जाते हैं और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। जो स्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं वो ओरल होते हैं और जो अनस्टेयर्ड होते हैं वो रिटन होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जीरो आर होता है वो हमारे 12 बजे से 1 बजे तक के लिए होता है, ठीक है, टाइमिंग। और इसमें क्या किया जाता है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के अंदर, ये जो लोकसभा LS है ये हमारे लोगों की सभा है, मतलब हम लोग चुनते हैं यहाँ के लोगों को, आपको पता होगा। और ये 1 घंटे के लिए इसमें क्वेश्चन 20 किए जाते हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा आधे घंटे के लिए होती है और इसमें 7 क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। ये 30 मिनट्स के लिए होती है, तो इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं आगे कभी, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दें, हमारे 2 सेशन 2 आर होते हैं, एक फर्स्ट आर जिसे क्वेश्चन आर कहते हैं, सेकंड होता है जीरो आर, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे 2 तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, एक होते हैं स्टेयर्ड यानी कि ओरल क्वेश्चन करना और दूसरा होते हैं रिटन, ठीक है। 2 स्टेप। जीरो आर की बात करें तो ये 12 बजे से, यानी कि जस्ट एक क्वेश्चन आर के बाद जीरो आर शुरू हो जाता है। इसमें लोकसभा से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 घंटे के अंदर और राज्यसभा से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधे घंटे के अंदर, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सिंपल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर, तो नहीं, यूज वाटर का यूज नहीं किया जाता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यही हमें आंसर मिल गया। और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होता है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि इंडियन राइनोसेरॉस इज प्रोटेक्टेड इन, ठीक है। नेशनल पार्क पे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत से, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड है काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर है बंदीपुर नेशनल पार्क और लास्ट है गिर नेशनल पार्क। तो इसमें से देखिए राइट आंसर है हमारा काजीरंगा, ठीक है। अब इसकी हम डिटेल कर लेते हैं।
ये जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट इसका पूरा नाम होता है, तो ये टाइगर के लिए स्पेशल है। ठीक है, इसमें टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है और ये है कहाँ, उत्तराखंड में। ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ है। तो टाइगर के लिए है ये, और कहाँ है, उत्तराखंड में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है। काजीरंगा हमें पता है राइनोसेरॉस के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ है, आसाम में है। ठीक है, जो राइनोसेरॉस का है ये हमारा आसाम में है। आप कैसी भी ट्रिक बना के इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बंदीपुर की अगर बात करें तो बंदी, इसमें भी टाइगर ही है। ठीक है, टाइगर ही यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये है कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटका में है। अब बात करें गिर, तो गिर गुजरात में है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गिर गुजरात। ठीक है, तो गिर गुजरात में है और इसमें हमारे लायंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि एशियाटिक लायंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, एशियाटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं। फिर से देखते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का प्रोटेक्शन होता है, कहाँ है, उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसेरॉस का प्रोटेक्शन होता है, कहाँ है, आसाम में। बंदीपुर में भी टाइगर का प्रोटेक्शन होता है और ये कहाँ है, कर्नाटका में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, हमारा गुजरात में है और ये एशियाटिक लायन के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का हमारा राइट आंसर होता है सेकंड, काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर राइनोसेरॉस। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो देखिए, एनर्जी जो फ्लो होती है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, तो उसका एक अपना पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर इन्होंने सही किया है, लेकिन फिर जो डिकम्पोजर कर दिया तो ये सीरीज़ हमारी यहाँ से अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इन्होंने यहाँ डिकम्पोजर से ही स्टार्ट किया, यानी कि ये गलत है। सबसे पहले प्लांट्स आते हैं, तो यानी कि प्रोड्यूसर, फिर आते हैं कंज्यूमर्स, फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये फोर्थ ऑप्शन में गया, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हो गए जो सनलाइट से रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। फिर उन पे डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स, जो इनको अपने मील में, अपने फूड में लेते हैं। तो वो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और फिर डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो इनको ख़त्म कर देते हैं, मतलब इनके मरने के बाद वो रिएक्शन करके उनको सॉइल में वापस चेंज कर देते हैं। तो इसलिए राइट हमारा हुआ प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है, विच इज़ प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेजेंट है हाईएस्ट क्वांटिटी में, तो वो होती है CO2। तो सबसे पहले देख लें इनकी परसेंटेज क्या होती है। इनकी परसेंटेज होती है 60%। ठीक है, ये आपका NCERT से लिया है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि गूगल पे अगर देखें तो हर जगह अलग अलग बता रहे हैं। तो इसलिए स्पेशली मैंने इसको NCERT से लिया है ताकि ये गलत डेटा हमें ना मिले। ठीक है, फिर बात करें अगर सेकेंड नंबर पे, तो ये हमारी होती है मीथेन। ठीक है, मीथेन कितनी होती है, 20% मीथेन होती है। ठीक है, और फिर हमारी होती है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती हैं, और वो होती है 14%। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारी N2O जो कि होती है 6%। तो ये हायरार्की हमारी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो हाईएस्ट हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों नहीं दिए गए तो ये हाईएस्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपने ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद इसको करेक्ट कीजिएगा। देखिए, प्रोपेन की तो बात ही नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इथेन की भी बात नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं। अब हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज पूछी है, इसलिए यहाँ पे हमारा टिक हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं, प्लांट आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है लेकिन ग्रीन नहीं दिखेंगे, लाइकोपीन भी पिगमेंट है लेकिन ग्रीन नहीं दिखेगी, एंथोसायनिन भी पिगमेंट है लेकिन ये ग्रीन नहीं प्लांट को करेगा। प्लांट क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारे प्लांट ग्रीन होते हैं। तो हमारा आंसर 4 राइट होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट होता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे बात की गई। ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। ह्यूमन की किस एक्टिविटी की, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। तो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से भी चेंज आ रहा है, ये राइट है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से भी, भाई हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी चेंज आ रहा है। यूज़ ऑफ एरोसॉल कैंस, बिल्कुल इससे भी आ रहा है।
तो ये तीनों राइट आंसर हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ यूफ्रोबिएसी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। तो उन्होंने दो कंडीशन बताई कि इनमें से जो भी है वो यूफ्रोबिएसी फैमिली को बिलोंग करती हो, दूसरा उसको बायोडीजल कहा जाता हो। तो देखिए लास्ट से चलते हैं, सर्पगंधा यूफ्रोबिएसी फैमिली में नहीं आती, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से हटता है। कॉपर लीफ हमारा इस फैमिली में आता है, इसलिए इसको भी कंसीडर करते हैं। फिर कैंडल ट्री भी हमारा यूफ्रोबिएसी फैमिली में आता है, इसलिए इसको भी कंसीडर करते हैं। फिर जट्रोफा भी हमारा यूफ्रोबिएसी फैमिली में आता है और इसे भी कंसीडर करते हैं। अब इन्होंने एक और शर्त रखी कि बायोडीजल प्रोड्यूस करे, तो इसमें से ना ये बायोडीजल प्रोड्यूस करता है और ना ही कॉपर लीफ प्रोड्यूस करती है। तो राइट आंसर हमारा हुआ जट्रोफा, जो कि बायोडीजल भी प्रोड्यूस करता है और वो यूफ्रोबिएसी फैमिली में भी बिलोंग करता है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है 1। ठीक है, जट्रोफा। बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, द क्वींस ऑफ हर्ब्स is the most sacred herb of the India. This medicinal plant has importance in Hindu mythology and has a scientific name Ocimum sanctum. यहाँ पे ऐसे स्मॉल होना चाहिए, सॉरी इसके लिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा जो बोटानिकल या जोलॉजिकल नेम्स होते हैं उसमें पहला जो टर्म लिखते हैं वो हमारा जिनस होता है, जिनस को कैपिटल और स्पीशीज़ को हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो सैंक्टम का ऐसे स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई कंडीशन दी कि द क्वीन ऑफ हर्ब्स, फिर कहा कि ये सेक्रेड है इंडिया में, फिर कहा एक मेडिसिनल प्लांट है, ये सब हमें क्लियर मिल रहा है। फिर कहा हिंदू माइथोलॉजी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और उसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम है। तो वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली तुलसी है, सबके घरों में आंगन में लगी होती है, इसकी पूजा की जाती है, बहुत इसको वैल्यू देती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी हो गई तुलसी। बाकी हमारे तीन ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड। तो देखिए टैप वाटर तो सेफ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। फ्रेश वाटर जो हो गया जैसे नदियाँ वगैरह रिवर्स का, तो वो भी हमारे लिए सेफ नहीं, कि पता नहीं इसमें कौन सा कंटेंट कितना है, कितना पॉल्यूटेड है, क्या है। अब जहाँ तक डिस्टिल वाटर की करें तो डिस्टिल वाटर में क्या होता है, कोई आयंस ही नहीं बचते, ना सोडियम बचता है ना क्लोराइड बचता है। ठीक है, तो उसमें विदाउट आयंस का, जब इससे आयंस हटा दिए जाते हैं तो ये डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है कि ये हमारे लिए सेफ या बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे बचता है फर्स्ट, यानी कि पोर्टेबल वाटर हमारे लिए सेफ है हमें पीने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होता है। क्वेश्चन 18 बहुत आता है, हर अलग अलग टाइप में आता है। जैसे यहाँ पे बात गई भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, तो ये एक तो आप याद रखिए कि ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। अब पूछा गया कि किसकी लीकेज में हुई थी, किस गैस की लीकेज हुई थी। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन राइट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड की लीकेज में हुई थी। ना नाइट्रस ऑक्साइड था, ना मीथेन था, ना कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो हमारा राइट आंसर होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी, लीक कर गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सिंपल सा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आंख बंद करके लगा सकते हैं 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन वॉज, ये कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जर्नलिस्ट तो नहीं थे, ना इकोलॉजिस्ट थे और ना ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ये एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और ये बहुत फेमस हैं। इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। वेयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? न्यू दिल्ली में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट नहीं है, कोयम्बटूर में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं, देहरादून में है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। क्वेश्चन 22, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जब हमारा प्लांट, ठीक है, प्लांट हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में, साथ में क्या होता है कि हमारी लीव्स, यानी कि हमारा प्लांट ग्रीन होता है तो उसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो कंडीशन है कि सनलाइट की प्रेजेंस हो, क्लोरोफिल हो। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे रूट्स जो होती हैं वो वाटर खींचती हैं प्लांट में। ठीक है, तो वाटर लेता है और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? हम लोगों से CO2 लेता है। जब ये 4 कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं तब जाके हमारी ये रिएक्शन होती है।
फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन बनाना। तो सनलाइट की प्रेजेंस हो, हमारे प्लांट में क्लोरोफिल हो, CO2 की प्रेजेंस हो और वाटर हो, तब ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि क्या एब्जॉर्ब्ड होता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली क्या एब्जॉर्ब हो रहा है भाई, हीलियम नहीं हो सकता, नाइट्रोजन नहीं हो सकता, CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, बनती है, वाटर निकलता है और हमारा ग्लूकोज यानी कि फूड प्लांट्स का बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एब्जॉर्ब क्या हो रहा है और निकल क्या रहा है। और यहाँ पे हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया C6H12O6, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। और लेते क्या है हम लोग, CO2 एंड H2O को लेते हैं और ये रिएक्शन हो जाती है। साथ में हमारे फैक्टर्स सनलाइट, प्लांट का ग्रीन होना यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना और CO2 और H2O का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होता है थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। देखिए कीमोवोर्स की बात की गई है, तो कीमो हमेशा केमिकल्स को ही खाएंगे। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पूछा गया, यहाँ केमिकल होता तो ये आंसर हो जाता। हर्बी मतलब प्लांट्स को, तो हर्बी यहाँ हर्ब की भी नहीं बात की, यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट की बात की गई। कार्नी कौन होते हैं, कार्नी जो प्लांट्स को खाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स से, मतलब प्लांट्स को अपने फूड में ले लेते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सॉरी, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं वो उनको खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मीन्स दैट कि जैसे यहाँ पे शेर है, लायन है, तो वो किसको खाएगा, डियर को खाएगा। और डियर किसे खाएगा, ये जो हर्बीवोर्स होता है, जैसे डियर हो गया हर्बीवोर्स। ठीक है, ये प्लांट्स को खाएगा, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, और जो कार्निवोर्स हैं यानी कि हमारा लायन हो गया, ये डियर को खाएगा। तो ये कार्निवोर्स वो होते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं, कीमोवोर्स वो होते हैं जो केमिकल को अपने फूड में लेते हैं। यहाँ पे बात की गई थी वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है डिट्रीवोर्स, तो यही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 24 ले लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द हीटेड ग्राउंड वाटर। हीटेड ग्राउंड वाटर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, सोलर एनर्जी भी नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, तो सीधा आंसर हमारा होता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन 25 की बात की गई है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ग्रासलैंड हर जगह के स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो यानी कि ईस्टर्न घाट हमारे इधर की तरफ हो गए और वेस्टर्न घाट हमारे इधर की तरफ, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न पोर्शन और ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन। तो सबसे पहले इन्होंने बात की वेस्टर्न घाट, तो हम इस सब के बारे में बताएंगे पहले, फिर इस क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा माउंटेन होता है, माउंटेनी, ठीक है, तो वो जो है हमारे ईस्टर्न घाट में भी मिलेंगे और वेस्टर्न में भी मिलेंगे, ईस्टर्न में भी मिलेंगे और विंध्यास में भी मिलेंगे। ठीक है, हिमालयास की बात करें तो हिमालयास में हमारी अल्पाइन और मेडोज, स्टीप्स, ये सब ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात पूछी गई है स्पेशली शोला ग्रासलैंड की। तो शोला ग्रासलैंड जो हमारे शोला ग्रासलैंड्स होते हैं वो हमारे हमेशा कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। ठीक है, तो SW, ठीक है, वेस्टर्न में शोला ग्रासलैंड मिलेंगे। और जो हमने आपको बताया कि माउंटेन तो है, तो वो वेस्टर्न में भी मिलेगा, ईस्टर्न में भी मिलेगा, विंध्यास में मिलेगा। हिमालयास में क्या मिलेगा, हमारे अल्पाइन, मेडोज, स्टीव्स, ठीक है, ये सब हमारे स्क्रब्स मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपको हिमालय से पूछ लिया जाए या इनके बारे में क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया पेलिकन्स ब्रीड इन। ठीक है, तो पेलिकन्स कहाँ ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा नेलापट्टू, कौनथानकुलम, कॉकरे, वेल्लोर। तो ये हमारे सारे राइट होते हैं। पेलिकन्स हमारे ब्रीडिंग जो करते हैं वो तीनों जगह करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 27, मिनी माता डिसीज, ये सभी को पता है, वॉज कॉज्ड बाई ईटिंग फिश विच हैव द हाई लेवल्स। फिश खाने से होती है जिसमें किस एलिमेंट का लेवल हाई होता है, तो कैडमियम रॉन्ग आंसर है, आर्सेनिक भी रॉन्ग है, तो हमारा मर्करी का कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मिनी माता डिसीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है मर्करी। ठीक है जी। क्वेश्चन 28,
मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन की बात खाली नहीं की गई, यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर है, तो नॉर्थ पोल में नहीं है, ये सीधा साउथ पोल में है। ठीक है, हमारी अर्थ है, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है, साउथ हमारे नीचे की तरफ होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर डिप्लीशन देखा जाता है तो वो कहाँ देखा जाता है, साउथ पोल पे देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होता है। 29 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं सीधा हीरा लाल जे कानिया हैं। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के। ठीक है, तो फर्स्ट भी पता होना चाहिए और आपको करंट भी पता होना चाहिए। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े इस टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पहले कौन थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, 30 देखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। द रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन इन द रिवर्स, डिक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन। बिल्कुल, ये एनिमल्स पे वो करता है जो एक्सटिंक्शन, जिनका जो ख़त्म हो रहे हैं उनको रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर आपका होगा थर्ड, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो समझ में ना आए कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और बहुत अच्छी सीरीज़ हम लोग ये चलाएंगे लगातार, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड भी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको उससे करंट से भी रिलेटेड उसको कर लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम हो तो आप उसको पकड़ पाएँ उनके क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी। ये इसमें जीके भी है, ईवीएस हमारा जीके में आ जाएगा, साइंस और मैथ्स हम कंटिन्यू करा ही रहे हैं। तो आगे फिर हम और भी अच्छा जीके के लिए लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज भी। तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।